सा एक एग्जांपल बताता हूँ। आज जो इनको लोग डिजीज़ कहते हैं, जिनका एक फोबिया बना हुआ लोगों के दिमाग पे, सबसे बड़ा फोबिया किसका आता है? एक महामारी है कैंसर। कैंसर का नाम है कर्क। आप सभी मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होंगे, हिंदी में कैंसर को कर्क कहते हैं। अब दोस्तों एक कॉमन सेंस की बात है, मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं जो डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बर्ग को रिसर्चर मानते हैं, कैंसर का डिस्कवरर मानते हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1927 और 1931। अब मेरा एक सवाल है, जब कर्क शब्द आपके जब राशियां बनाई गई 12, उन 12 राशियों में से एक राशि है कर्क, और जब अंग्रेजी में आप राशि पढ़ते हैं तो कैंसर राशि पढ़ते हैं। तो ये कैंसर वर्ड आया कहाँ से? क्या ये 1927 में आया या 1931 में आया? जब कैंसर वर्ड तो आपकी राशियां जब से डिराइव हुई तब से कर्क राशि लिखा गया है, और कर्क राशि लिखा गया तो इसका मतलब आपके वेदों की उत्पत्ति हुई, आपकी राशि का जब उत्पत्ति वर्णन हुआ तो इसका मतलब कैंसर रोग था। कैंसर रोग था, पर वो कैंसर डिसऑर्डर था। जब नक्षत्र और ग्रहों के बेस पे आपका भविष्य का वर्णन होता है, आपके ग्रहों की दिशा, आपके प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स जो हैं उनका वर्णन होता है, उसके बाद आपके राहु केतु या जितने सारे उल्काएं पिंड या फिर आपके उपग्रह चंद्रमा, उसकी गति के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में दिन रात बताया जाता है। अब मैं आपको सन ईयर के बारे में बात करता हूँ। सन ईयर लोग कहते हैं, साइंटिस्टों ने खोजा, खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉट्स ने खोजा। आप मुझे बताइए, जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी है, हनुमान चालीसा के अंदर वर्णन है सूर्य वर्ष का, सूर्य प्रकाश वर्ष का वर्णन हनुमान चालीसा के अंदर है, रामायण के अंदर है। रामायण कब लिखी गई? जब आपके एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे तब लिखी गई, या आपके एस्ट्रोनॉमर्स नहीं थे, एस्ट्रोनॉमर्स से पहले रामायण लिखी गई। और उसके अंदर आपने देखा होगा जब उन्होंने लंका लांघी थी तो उनकी गति, जो वेग था हनुमान जी का, वो उसमें क्लियर लिखा प्रकाश वर्ष के बारे में, इतने योजन पे समुद्र की दूरी बताई गई थी। जब उसमें वर्णन दिया जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य देवता को निगल लिया था और अंधेरा हो गया था, तो इसका मतलब आपके वेदों की जो साइंस है, जो ज्ञान है, वो आपके जो लिखित वेस्टर्न कल्चर ने जो लिखा है उससे पहले से आपकी सनातन संस्कृति में उसका वर्णित है और एक्सप्लेन्ड है। ये सब मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ। अगर मेरी बातों में ना आए तो मैं वही बातें कर रहा हूँ, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी ने आपके अपने बहुत सारे व्याख्यान में बताया और वर्ल्ड लेवल बताया, या स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया था अमेरिका के अंदर धर्म पंचायत के अंदर, तो वो मैं सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आपको पहले तो ये दिमाग में डालना, जो लोग एलोपैथी और मॉडर्न मानते हैं अपने आप को, मैं हिंदुस्तान के और दूसरे देशों के उन मॉडर्न लोगों के बारे में बात करें जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं और जो कहते हैं हम मॉडर्न लोग हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हम साइंस को मानते हैं। मैं वो साइंस के ज्ञाताओं का दिमाग खोलना चाहता हूँ कि साइंस जो है वो हमारे वेदों की देन है, और बाकी ये जो लिखे हुए हैं, जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, उन्होंने कुछ नया नहीं लिखा है। और उन नोबेल प्राइज़ विनर्स ने जो अपनी जो खोजें की हैं वो हमारे वेदों और हमारी सनातन संस्कृति के बेस पे की है। चाहे वो प्रकाश वर्ष है, चाहे वो आर्यभट्टा ने जीरो का ज्ञान दिया है, हमारे गणितज्ञ चाहे रामानुजन जी थे, उन्होंने प्रोबेबिलिटी का ज्ञान दिया, या लघुत्तम या महत्व जो है उनका जो है ज्ञान दिया, एलसीएम और एचसीएम का, वो भी रामानुजन ने दिया। तो जो भी चीज़ें गई वो आपके देश से गई, आपकी सनातन संस्कृति गई, और रामानुजन जी ने जो फार्मूलेशन निकाली थी वो आपकी संस्कृत से निकाली थी, वो फार्मूलेशन आपके वेदों से निकाली थी। वो खिलाड़ी थे फिगर्स के, वो न्यूमेरिक्स के जो है नंबर्स के खिलाड़ी बोला जाता था। रामानुजन पे पिक्चरें भी बन चुकी हैं, और उस शख्स को वर्ल्ड ने माना कि आचार्य रामानुजन वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, और रामानुजन ने बोला आई एम नॉट द मैथमेटिशियन, आई एम फॉलोइंग द वेदास, आई एम फॉलोइंग द वेदास, जो मेरे ग्रंथों में दिया, वेदों में दिया, मैं उसी मैथमेटिक्स पे खेल रहा हूँ। तो जब ऐसा हुआ है तो ये अब आपको जितने लोग यहाँ अवेलेबल हैं, मैं चाहूँगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जो कि यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा। अब बात आती है आपकी एलोपैथी की। मॉडर्न लोगों की बात करते हैं, मुझे बड़ा फेवरेट विषय, जैसे सुवर्ण स्वामी जी को बोला जाए ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एंटोनियो मानियो, तो कहता है इट इज़ माई फेवरेट टॉपिक।
तो मैं भी यही कहता हूँ इस देश के बारे में, अगर लोग एलोपैथी की बात करता है मुझे बड़ी खुशी होती है, चाहे MBBS है, चाहे MD है, चाहे MS है, चाहे इस देश का IMA है, मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। और मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ चिकित्सक लोगों की, मैं डॉक्टरों की बहुत ही ज़्यादा दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो उन्होंने सीखा उससे काम रहे। मैंने जो सीखा हो सकता है मेरी बातों को आप झुठलाना चाहें तो आप झुठला सकते हैं, बट मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा, इस देश में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, 1796 का जो भारत था, आप जो आज सीमाओं में बंधा हुआ भारत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1796 भारत कर रहा हूँ, कि भारत की बात कर रहा हूँ। भारतवर्ष में जब एलोपैथी आई थी, कोई आदमी अपने आप को जो मॉडर्न कहता है, डॉक्टरेट कहता हो, या वो कितना बड़ा बिजनेसमैन टाइकून हो, आई डोंट केयर वो इज टॉकिंग व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई कंट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स। अदरवाइज वो लोग जो कल को इस टॉपिक पे उंगली उठाना चाहते हैं, वो उंगली उठाने से पहले गूगल देख लीजिएगा। इस देश में पहली वैक्सीन 1796 में ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई, उससे पहले मेरे देश के अंदर, हमारे भारतवर्ष में एलोपैथी को बच्चा क्या कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं जानता व्हाट इज़ एलोपैथी। इस देश में पाश्चात्य सभ्यता को, एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों को कोई नहीं जानता था। 1796 में एक षड्यंत्र के तहत जब महामारी आई तो एक वैक्सीन लेके आई ईस्ट इंडिया कंपनी, और पहली वैक्सीन कलकत्ता मेडिकल सर्विस सेंटर खोला गया जहां से वैक्सीन दी गई। और उसके बाद इस देश में 3 मेडिकल सर्विसेज खोले गए, कॉलेजेस बनाए गए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। उन 3 मेडिकल सर्विसेज सेंटरों से जो है इस देश में एलोपैथी का प्रचलन स्टार्ट किया गया। अर्ली 1800 ईस्वी में, जब 18th सेंचुरी थी उसके अंदर अर्लीज में स्टार्ट किया गया। 1796 के बाद 1805 में वो वैक्सीन को बढ़ाया गया और पहली मेडिकल सर्विसेज स्टार्ट की गई। 1810 के शुरुआत होते होते आपका कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज़ और जो है फ्रांसीसियों के साथ मिलके इन 3 देशों ने हमारे देश के आचार्यों को दबाया, हमारे गुरुकुलों को दबाया और हमारी आयुर्वेद पद्धति को दबाया गया, ताकि उनका MBBS की डिग्री जो है स्टार्ट की जा सके। और हमारी जो आयुर्वेद की, पहले आयुर्वेद स्नातक होते थे, आयुर्वेदिक स्नाताचार्य होते थे, आयुर्वेदाचार्य होते थे, जो कि गुरुकुलों से उपाधि दी जाती थी। विशारद देने के बाद संस्कृत में विशारद एक डिग्री होती थी हमारी ग्रेजुएशन की इक्वल, और जब विशारद कर लेता था जो है विद्यार्थी, तो उसके बाद उसको आयुर्वेद का आचार्य बनाया जाता था। उसके बाद आयुर्वेद का स्नातक किया जाता, फिर जो है उसको स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाती थी, आयुर्वेद स्नातकोत्तर, जो डॉक्टरेट ऑफ द आयुर्वेद स्नातक। और वो उपाधि देने के बाद उसको डॉक्टर की उपाधि नहीं, ये जो डॉक्टर वर्ड है ये आपके देश में 1796 के बाद ही आया। अदरवाइज़ आप लोग आचार्य होते थे, आयुर्वेदाचार्य होते थे, और आयुर्वेदाचार्य स्नातक होते थे, आयुर्वेदाचार्य जो है स्नातकोत्तर की आपकी उपाधि होती थी, विशारद होते थे आप लोग, और उस हिसाब से आपको आचार्य आयुर्वेद का गुरु बोला जाता था। और जैसे जैसे इस देश में वो पश्चिम देशों का प्रभाव बढ़ा और यहाँ के कुछ गद्दारों से मिलके आपके आचार्यों को जो है दबाया गया, आपके गुरुकुलों को कुचला गया, और वो कुचलने के कारण जो है यहाँ पे ये जो केमिकल सॉल्ट्स बिजनेस जो कहा जाता है, केमिकल सॉल्ट्स को इस देश में धकेला गया। उसका सबसे बड़ा कारण जो था, जो गूढ़ जो है रहस्य था इस देश में, वो था इस देश की मानसिकता और इस देश के शारीरिक नष्ट करना। क्योंकि एशिया का जो सबसे भारत विश्व गुरु था, और इस देश के लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पे एक ही तरीका था तोड़ने का, बौद्धिक तौर पे तोड़ने का, वो था इस देश के लोगों को शारीरिक तौर पे कमज़ोर कर देना, इनके पौरुषता को कमज़ोर कर देना, और इस देश के साथ खिलवाड़ करने का एक ही तरीका था, वो था इनको सॉल्ट्स खिलाना शुरू कर दो। लाइक जैसे चाय नहीं पी जाती थी इस देश में, कॉफ़ी नहीं पी जाती थी इस देश में, कहवा पिया जाता था इस देश में। चाय सबसे ज़्यादा बागान थे, मगर चाय को कहवा के तौर पे कच्ची चाय पी जाती, जिसको ग्रीन टी बोल रहे हैं आज आप लोग, वो चाय आपको नॉर्मल एज ए मेडिसिन हमारे लोग पीते थे, बुजुर्ग पीते थे, और उसका काढ़ा बना के पिया जाता था, जो कि चिकित्सा प्रणाली में आता था। टैनिन को और कैफिन को, जैसे हमारे डाउन साउथ में कॉफ़ी होती है, श्रीलंका में कॉफ़ी होती थी, उसको कहवा के तौर पे पिया जाता था, कैफिन के तौर पे एज ए उसको एनर्जी ड्रिंक पिया जाता था, उसका काढ़ा बना के पिया जाता था। चीनी का शुरुआत
अंग्रेज़ों ने क्या, इस देश में चीनी की मिलें नहीं थी, इस देश में गन्ना होता था जो सबसे हाईली अल्कलाइन था। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, वो आप गूगल करके देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को या गुलाम प्रथा जो थी, दास प्रथा थी, लोगों को बंदी बना के फिजी ले जाया गया, मॉरिशस ले जाया गया, यहाँ से फिनलैंड ले जाया गया, यहाँ से मलेशिया ले जाया गया, इंडोनेशिया ले जाया गया, कंबोडिया ले जाया गया, गन्ने की खेती करने के कारण। गन्ना आपके देश में होता था और कहीं नहीं होता था, और यहाँ से जहाज़ों में बंदियों को, युद्ध बंदियों को ले जाके फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में, फिजी में आज भी जो लोग हैं, मूल जो सिटीज़न है वो आपके हरियाणा, पंजाब और सिंध का है, और जैसे मॉरिशस में यूपी और बिहार का आदमी आज वहाँ का मूल नागरिक है। इन लोगों को वहाँ पे गन्ने की खेती करने के लिए अंग्रेज़ और दूसरे देशों के जो फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे वो लोग ले गए बंदी बना के और वहाँ पे खेती कराई। कंबोडिया एक हिंदू राज्य था, उस देश में ले जाके लोगों ने जो खेती करानी शुरू की। उसका रीज़न था, अंग्रेज़ों को मालूम था कि सबसे ज़्यादा हाईली अल्कलाइन जो चीज़ें हैं वो इस देश में उत्पन्न होती हैं। लाइक आम जो है हमारा नेशनल फ्रूट है, राष्ट्र फल हमारा आम है और हम हाईली पीएच है। सेम वे पाइनएप्पल जो है वो आपके वेस्ट बंगाल और सेवन सिस्टर स्टेट्स में होता है। हमारा जो बांग्लादेश जो आज जो हमारा अखंड भारत का जो रूप था उसमें होता है, या वर्मा के अंदर होता है, वो हाईली अल्कलाइन होता था, जिस कारण लोग स्वस्थ रहते थे और लोगों में एसिडोसिस नहीं होता था, और एसिडोसिस नहीं होता था तो बीमारियां होती नहीं थी इस देश में। जो गंभीर बीमारियां आज आप बात करते हैं, डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड, ये बीमारियां नहीं है दोस्तों, ये डिसऑर्डर्स हैं, ये डिसऑर्डर्स हैं। तो डिसऑर्डर्स को बीमारी का रूप किसने दिया? वो फार्मा नेक्सस ने दिया, वो पश्चिम सभ्यता ने दिया, और उसका एक ही कारण था, अंग्रेज व्यापारी थे, यूरोपियन व्यापारी थे, और आपका देश सबसे स्ट्रांग था, विश्वगुरु था। उस विश्वगुरु को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस देश में एलोपैथी को थोपा एक षड्यंत्र के तहत। और जो लोग आज MBBS MD और ये फैमिली डॉक्टर के चलन वाले लोग हैं, मैं उनकी आंखें खोलने के लिए बताता हूँ। अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न हैं, तो पहले 1796 के पहले का इतिहास उठा के देख लो दोस्तों, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप सर्जरी के लिए एलोपैथी पे डिपेंड हैं। आप छोटा सा बुखार हो गया, आपको पेट में दर्द हो गया, आपको कान में दर्द हो गया, आँख में दर्द हो गया, उठ के चल देते हैं, आँख बंद करें, फैमिली डॉक्टर से पूछवानू छे, फैमिली डॉक्टर से बात करते हैं। एक अनपढ़ गवार बिजनेसमैन, मैं कहता हूँ अनपढ़ गवार, ओपनली चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो कहता है मैं BA पास हूँ, MCOM हूँ, MBA हूँ, मैं शोरूम चलाता हूँ, मैं एजेंसी चलाता हूँ, वो अनपढ़ गवार है चिकित्सा पद्धति के हिसाब से और मेरी सनातन संस्कृति के हिसाब से। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं। आपके पिक्चर देखने आप पहुँच जाते हैं, अभी शिवाजी जी पे पिक्चर बनी, उनके बेटे पे पिक्चर बनी, वो देखना पहुँच जाते हैं। उस टाइम जो लड़ाइयाँ हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, क्या उस टाइम पे आपके यहाँ एलोपैथी थी क्या? बाबू को चोट लगी या किसी भी सैनिक को चोट लगी, सेनापति चोट लगी, कौन ट्रीट करता था? उनकी जो वाइफ थी वो एक आयुर्वेदाचार्य थी, वो युद्ध में इसलिए गई कि वो उपचार कर सके। उस पिक्चर से क्या आपको सीखने को नहीं मिला? हमें सीखना चाहिए, फिल्में बहुत कुछ सिखाती हैं, खासकर जो हमारे धर्म पे और हमारी संस्कृति फिल्में बनी हैं। तो जब वहाँ उपचार जो है, सर्जरी होती थी, तलवार से चोट लग जाती थी, कट जाता था, उन जख्मों को अगर आप आयुर्वेद से ट्रीट कर रहे थे, तो क्या आज जो सर्जरी करवाते हैं आप, एम्पेडिक्स हो गया, नहीं सर्जरी तो हमें एलोपैथी, कट लग गया, कहीं चोट लग गई, हम भागते हैं सर्जरी की तरफ और वो लाखों रुपए हम देते हैं। फिर आ गया मेडिकल क्लेम। आप लोगों को एलोपैथी पे ज़्यादा मजबूर करने वाली चीज़ है आपके इंश्योरेंस मेडिकल क्लेम्स, क्योंकि आज हमारे बहुत आसान है, पैसे तो लगेंगे नहीं, पैसे तो लगेंगे नहीं, हमारा तो मेडिकल क्लेम। और ये किसमें बराबर? नौकरों के बीच में। मैं कहता हूँ नौकरों के, नौकर कौन? चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अपने आप को कॉर्पोरेट्स बोलते हैं, वो अपने आप को 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले बोलते हैं, 10 लाख रुपए महीना पैकेज वाले बोलते हैं, 1 करोड़ रुपया पैकेज वाले बोलते हैं। दे आर डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल क्लेम्स। और उस चीज़ ने हमारी मानसिकता को गुलाम बना दिया है आपकी एलोपैथी साइंस को मानने के लिए। फार्मास नेक्सस जिसको बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO इज़ ऑर्गेनाइज बाई वूम द अमेरिकन्स एंड द यूरोपियंस। आपके पहली बार कोई WHO के प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। कितने साल के? 2 साल के। और जैसे ही बने हैं कोविड आया, कोविड में आते ही आपके आयुर्वेद को प्रचार मिलना शुरू हो गया। अगर आपके आयुर्वेद में दम नहीं था तो फिर कोविड में लोग आयुर्वेद से क्यों ठीक हो रहे थे? एक क्वेश्चन मार्क दोस्तों, इस पर सोचिएगा ज़रूर।
अगर आपकी आयुर्वेद में दम नहीं होता तो अमेरिकन्स या आज जर्मन्स या फिर इंग्लैंड के लोग, लिवरपूल जैसी कंपनी के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग क्यों मजबूर हुए ये कहने पे नहीं आयुर्वेदा से इम्यूनिटी बढ़ रही है। आज यूरोपियन कंट्रीज़ क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी हर्ब्स। अमेरिका ने क्यों पेटेंट कराया हमारे मोरिंगा को, जो कि एक सहजन, सरगुआ, सिंधी में सिंगी जिसको बोलते हैं, या गुजराती वो लोग उसको सरगुआ बोलते हैं, या हिंदी में सहजन बोला जाता है, अंग्रेज़ी में ड्रमस्टिक बोला जाता है। साइंटिफिक नेम मोरिंगा है। मोरिंगा को अमेरिका ने बराक ओबामा के टाइम पे पेटेंट करा लिया अपने नाम, जबकि सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, हमारे देश में होती है। ऐसा क्यों दोस्तों। नीम जो सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में होता है, राजस्थान और जो हमारी बेल्ट है मरुस्थल की, अब पाकिस्तान में जो होता है सिंध के एरिया में सबसे ज़्यादा खेती होती है, हरियाणा में, पंजाब में नीम के पेड़ होते हैं। उसको अमेरिका ने पेटेंट क्यों कराया अगर नीम में दम नहीं था तो। नीम का ऑयल लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। फिर जिसको सीताफल, रामफल आप बोलते हो, सीताफल बच्चा ए आ ई सीखना शुरू करता है हिंदी की, वहाँ पे स से सीताफल पड़ता है। उस सीताफल को नौनी नौनी जो फ्रूट है वो बेसिकली देखा जाए तो हिंदुस्तानी फ्रूट है, सीताफल का एक रूप है, एंटी कैंसरटिक फ्रूट है, उसको लोगों ने पेटेंट करा लिया। आज थाईलैंड में नौनी कॉर्नर्स हैं, नौनी जूस कॉर्नर्स हैं, हम लोगों को छुपा दिया गया, हम लोगों को एलोपैथी थोप दिया गया, जबकि कैंसर का ट्रीटमेंट उससे होता है। सबसे ज़्यादा एंथ्रोक्विनोन उसमें होता है। एक कंपनी मैं ओपनली नाम लेता हूँ, FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अमेरिका की कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में शहद और एलोवेरा पे काम कर रही है। जो मुस्लिम भाई हैं, जो और लोग हैं जो अरेबिक लैंग्वेज पढ़ते हैं, सिंधी हमारी अरेबिक में लिपि में लिखी गई है, हमारी जो है पंजाबी गुरमुख लिपि में लिखी गई है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, संस्कृत देवनागरी में लिखी गई है। मैं उन लोगों को बता दूं, थुम्बा जो है उर्दू में शब्द है थुम्बा, जो मोहम्मद पैगंबर ने के टाइम पे कुरान में लिखा गया है। जो मुस्लिम भाई कहते हैं हमें प्यार नहीं है आपकी संस्कृत की चीज़ों से, आयुर्वेद से, वो लोग थुम्बा वर्ड को यूज़ ढूंढ लें अपनी कुरान के आयतों में, तो थुम्बा इज़ एलोवेरा। धृत कुमारी, धृत कुमारी जो है आपका संस्कृत का वर्ड है, आपके आयुर्वेद का वर्ड है, जिसके कारण आज वर्ल्ड में $2 ट्रिलियन का बिजनेस अमेरिका कर रहा है सिर्फ धृत कुमारी को लेके, एलोवेरा को लेके। और एक FLP नाम की कंपनी इस देश में, हिंदुस्तान का मार्केट बड़ा है। हाँ, आप पल्प लो ना, एलोवेरा पल्प, पल्प लीजिए, शहद मिला के, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। दे क्लेम लाइक दैट। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग, अपने आप को मॉडर्न कहने वाले लोग, उनको कई कई हज़ार रुपए की 1 लीटर बोतल खरीदते हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड होती है। और वो क्या, उनकी चालाकी क्या है, वो बताते हैं अमेरिका में इतने 100 एकड़ ज़मीन पे एलोवेरा हो रहा है, उसकी जोग्राफिकल कंडीशन ये होती है, फलाना होता है, ढकड़ा होता है। दोस्तों मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ। ये वो लोग ऑपेक बोतल बोले तो कलर्ड बोतल, वाइट कलर की या पीले कलर की कलर्ड बोतल में पैक करके देते हैं, और वो एलोवेरा जब खोलते हो तो काला या ब्राउनिश हो जाता है। मीन्स सेब को काटते हैं, थोड़ी देर रख दो तो वो भूरे रंग का हो जाएगा, वो जो सेब है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो गया, उसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम हो गया तो भूरा पड़ गया। और वो एलोवेरा 1100 या 1200 रुपये की बोतल देते हैं आपको, 1400 रुपये 1500 रुपये MRP लिखा है उस पर। फिर उसे उसने दंत मंजन भी बना दिया है। एलोवेरा का दंत मंजन ले लो, 700 रुपये कॉस्ट है, DP प्राइस 500 रुपये। जब इस देश में एलोवेरा की खेती होती है, जिसको बारमोडिस एलोवेरा बोलते हैं, आपके देश से बढ़िया बारमोडिस एलोवेरा कहीं नहीं होता। और दूसरा एलोवेरा की एक किस्म आपको बताता हूँ, रेड एलोवेरा। रेड एलोवेरा सिर्फ आपके देश में पाया जाता, पूरे वर्ल्ड में नहीं होता। उससे बहुत अच्छा पिंकिश और रेडिश टाइप का एलोवेरा का पत्ता होता है, उससे रेड एलोवेरा पत्ता जो यूनिक है वो आपके देश में होता है दोस्तों, जिसको वो लोग इंपोर्ट करते हैं। हम हमारे किसानों से बहुत सस्ते रेटों में वही खरीदते हैं और रीपैक करके हमारे देश में बेच रहे हैं रेड एलोवेरा के नाम पे। और हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो बेचारे, मुझे नहीं पता कितने पढ़े लिखे हैं, आई डोंट थिंक वो M.Pharma, D.Pharma, B.Pharma करने के बाद पढ़े। और हमारे जो डॉक्टर हैं, बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं इस देश में, पूरे वर्ल्ड का वो ट्रीटमेंट करते हैं। विदेशी सस्ती ट्रीटमेंट होने का हमारे देश में ट्रीटमेंट लेते हैं। मैं ये एलोपैथी के डॉक्टरों भाइयों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आप लोगों को जो आपकी पत्तियाँ हैं ना, वो इस देश को थोपी गई पत्तियाँ हैं। दूसरा, मैं आप लोगों की आँखें खोलने के लिए बता दूँ, आप लोग कभी भी NFI IPC बारे में बात नहीं करते।
हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पढ़े लिखों को चिकित्सीय पद्धति के तौर पे मैं अनपढ़ मानता हूँ। मेरी सनातन संस्कृति के हिसाब से मैं अनपढ़ मानता हूँ। अगर वो पढ़े लिखे होते थे, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं क्लोजली दिखा सकता हूँ आप लोगों को, IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, और यहाँ ये 3 शेरों की मूर्ति है और इसमें NFI लिखा गया, नेशनल फार्मेटरी ऑफ इंडिया। IMA वाले डॉक्टरों से पूछना चाहता हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, अगर NFI बनी है और इसमें एडवर्स इफेक्ट्स लिखे गए हैं क्लियरली, तो आप पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट्स क्यों नहीं बताते हैं? आप लोगों को इंडियन पेनल कोड इस देश का नागरिक जानता है, इस देश के लोग, इस देश की सरकारें इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में क्यों नहीं बात करती हैं? आप कैडिला, जाइडस, फाइजर की बात करते हो, आप IPC की बात क्यों नहीं करते? नेशनल फार्मेटरी ऑफ इंडिया NFI के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? मैं जो भी इस वीडियो को देख रहा हूं उस आदमी को बताना चाहता हूं, NFI के बारे में बात कीजिए। आप नेशनल फार्मेटरी ऑफ इंडिया देखिए, उसके बाद आपका कैंसर, आपके डायबिटीज, आपके थायराइड की ट्रीटमेंट में बात कीजिए। लेडीज के यूट्रस निकाल रही हैं गायनेकोलॉजिस्ट डे बाय डे, मैं आपको दे सकता हूं, गूगल पे हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ यूट्रस रिमूवल के, कितने सारे साइड इफेक्ट्स है महिला के ऊपर। किसी के हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, वो डॉक्टर्स हमारी जो आदरणीय बहन है ना, अपने आप को जो बड़े बड़े दुकान खोल के बैठी हैं, जाते ही सॉल्ट्स पकड़ा देती है एक महिला को कि ये सॉल्ट ले लो, पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ये ले लीजिए, आपके हार्मोन अनबैलेंस हो गए, टैबलेट्स ले लीजिए। वाई यू आर प्रमोटिंग दिस मेडिसिन्स? जब मेरे देश में सतावरी है, मेरे देश में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, मेथी है, मेरे देश में पपीता होता है, सबसे ज़्यादा खेती होती है पपीते की। उनके हार्मोन बैलेंस करने के लिए आप उनको सतावरी पाउडर क्यों नहीं बताती हैं? आप पपीते के बारे में क्यों नहीं बताती हैं? आप इलायची के, छोटी इलायची के बारे में क्यों नहीं बताती क्यों नहीं ठंडी ताज़ी? आप सौंफ के पानी के बारे में क्यों नहीं बताती हैं? आप हार्मोन बैलेंस करने के बारे में, सहजन के बारे में, सरगुआ के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? आप ड्रमस्टिक के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? आप सॉल्ट्स के बारे में बात करें, क्योंकि एक हाई कमीशन फाइजर जैसी कंपनियां दे रही हैं इस देश में, एलोपैथी के रूप में थोप रहे हैं, उससे उनके फॉरेन टूर्स बन रहे हैं, उनकी जो है ट्रीटमेंट, उनकी कंसल्टेंट से उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों किस्तें पे। एक MBBS करते टाइम उनके पास स्कूटी नहीं होती है और 5 साल प्रैक्टिस करती है और 50 महिलाओं का यूट्रस निकालती है और BMW ले आती हैं। क्यों? ये महिलाओं को सोचना पड़ेगा, ये पढ़े लिखे वर्ग को सोचना पड़ेगा कि जब यूट्रस रिमूवल से बचा जा सकता है, आयुर्वेद के तरीकों से बचा जा सकता है, क्या पहले महिलाओं को प्रॉब्लम नहीं होती थी? क्या पहले सृष्टि की रचना नहीं हुई थी? क्या महिला 10-10 बच्चे पैदा नहीं करती थी? क्या आज एक बच्चा पैदा होते ही ऐसा क्या होता है कि उस महिला को यूट्रस रिमूव करानी नौबत आ जाती है? आज ऐसा क्या होता है कि 35 साल की लड़की जो है प्री मेनोपॉज में आ जाती है, आज 32 साल की औरत का यूट्रस निकाल दिया जाता है? ऐसा क्यों होता है? ये कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। इन सब सवालों का जवाब आयुर्वेद के अंदर है। आप लोग एलोपैथी के डॉक्टर के पास भागने के बजाय आयुर्वेदा के ग्रंथों क्यों नहीं खोलते? किसी आयुर्वेदिक वैद्य के पास क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं बिलीव करते हैं आप अपने आयुर्वेद को? क्या 1796 से पहले आपके ये एलोपैथी के MBBS MD थे क्या इस देश में? या इस देश में पहले पैसा नहीं था? आपकी पॉकेट में कुछ पैसा है, आपके बैंक में कुछ बैलेंस है, आपका व्यापार बढ़ा है, इसका मतलब आप आपकी औरत के साथ, के बच्चे के साथ खिलवाड़ करने चल पड़ते हैं। 13 साल की बच्ची साइकिल्स में आ रही है, प्री प्यूबिक चाइल्ड पैदा हो रहे हैं, 9 साल 11 साल की उम्र में बच्चों के साइकिल्स आ रहे हैं। उसके रोक के लिए क्या है आपके पास? मुझे एक एलोपैथी का डॉक्टर बता दो कि आप हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। यू कांट क्योर एनी टाइप ऑफ हार्मोन अनबैलेंसिंग। मैं एलोपैथी चिकित्सकों से जवाब मांगता हूं, लोप्राइड डिपोट के इंजेक्शन सिवाय आपके पास क्या है हार्मोन कंट्रोल करने के लिए? आप कंट्रोल करते हैं, आप क्योर नहीं करते। आयुर्वेदा क्योर करती है हर चीज को। थायराइड, डायबिटीज डिसऑर्डर्स हैं, ये मैं नहीं कहता, आपकी एलोपैथी भी कहती है। डॉक्टर ऑटो हेनरिच वाबर्ग ने लिखा है, इट इज अ डिसऑर्डर, कैंसर इज अ डिसऑर्डर, नॉट अ डिजीज। तो हम फोबिया क्यों बनाते हैं लोगों के दिमाग में एलोपैथी का कि नहीं कैंसर होगा तो मौत आएगी ही आएगी? फिर ये कैंसर लोग जिंदा क्यों हैं? आज इतने सारे इस देश में सिर्फ गौमूत्र से, पंचगव्य से लोग ट्रीट हो रहे हैं कैंसर में, उनको दबाने को, उनको प्रमोट क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? उनको हमारे सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हाईलाइट होने दिया जा रहा है? उसका रीजन है, अगर वो हाईलाइट हो गए तो इस देश से ये नेक्सस जो है खत्म हो जाएगा। और जो सो कॉल्ड ब्रोकर्स हैं, मैं कहता हूं कमीशन एजेंट्स हैं,
वो कमीशन एजेंट से देश से ख़त्म हो जाएंगे। और किसी देश को तोड़ना तो शारीरिक रोग और मानसिक तरीके से तोड़ा जाता है, उसको चिकित्सीय तरीके से तोड़ा जाता है। और ये अंग्रेजों ने फॉरेन कंट्रीज हमारी सभ्यता को तोड़ने का सबसे बड़ा षड्यंत्र किया था इस देश में, एलोपैथी को थोप के इस देश में। और उससे बड़ा षड्यंत्र अब जो हो रहा है, हमारी फार्मेसी इंडस्ट्री, हमारी आयुर्वेदा इंडस्ट्री को ग्रो ना करे। यूनानी मेडिसिन की क्या बात करें, कौन सी यूनानी मेडिसिन है? लाओ मैं बात करता हूँ यूनानी मेडिसिन के बारे में। यूनानी मेडिसिन का कोई भी सब्स्टिट्यूट है वो आयुर्वेदा से लिया जाता है। होम्योपैथी की बात करते हैं ना कि फला नहीं ये यूरोपियन साइंटिस्टों ने होम्योपैथी बनाया, इट इज नॉट डिराइव्ड बाय द यूरोपियंस। आपकी होम्योपैथी इज अ फर्मेंटेशन ऑफ द हर्ब्स। जैसे शराब बनाई जाती है उसी तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन में अलग अलग हर्ब, अलग अलग औषधीय पौधों का फर्मेंटेशन किया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, भाप बनाया जाता है। फर्मेंटेशन प्रणाली से उसको ड्रॉप्स में इकट्ठा किया जाता है और फिर शुगर बॉल्स में डाल के दे दिया जाता है और कहते हैं होम्योपैथी है। और लोग बड़े खुश हो गए, नहीं नहीं हम तो होम्योपैथी लेते हैं। होम्योपैथी इज व्हाट? होम्योपैथी इज व्हाट? होम्योपैथी इज ड्राइड फ्रॉम द आयुर्वेदा। और जो यूनानी मेडिसिन की बात करते हैं, जो दोस्त मुस्लिम भाई या इस्लाम धर्म वाले कहते हैं हम यूनानी मेडिसिन पद्धति को अपनाते हैं, जामिया मिलिया में या और यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जा रहा है यूनानी मेडिसिन के बारे में, बैचलर ऑफ ग्रीक मेडिसिन बनाया जा रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप मुझे एक भी यूनानी मेडिसिन, एक भी जो आप बिना किसी पौधे औषधि को तोड़े बगैर बनाते हो, मैं आपको 3 चीज़ों की सच्चाई बता रहा हूं। अभी आयुर्वेदा हमारे सनातन धर्म में दिया गया है, जड़ी बूटियों से बनाए हैं। होम्योपैथी इज फर्मेंटेशन ऑफ द हर्ब्स। जैसे शराब बनाई जाती है चीज़ों को उबाल के और उसके स्टीम को लेके, उसी तरीके से फर्मेंटेशन करके जो है हाईली फर्मेंटेशन करके कंसंट्रेट बना के आपके होम्योपैथी ड्रॉप्स बनाए जाते हैं और उनको शुगर बॉल्स के रूप में डाल के लिया जाता है या ड्रॉप्स लिए जाते हैं या पानी में डाल के लिया जाता है। तीसरा जो यूनानी मेडिसिन पद्धति है, ग्रीक मेडिसिन पद्धति, वो आपकी सभी जो है आयुर्वेद की औषधियों को किसी को ऐश के तौर पे बनाया जाता है, कार्बन तौर पे जिसको कहते हैं भासम बना के, या किसी को कंसंट्रेट बना के पाउडर बना के दिया जा रहा है, वो आपकी यूनानी मेडिसिन है। नथिंग मोर देन दैट। वो कोई पद्धति ही नहीं है, उन्होंने कोई नया नहीं किया है, कोई रिसर्च नहीं है उनकी। वो सारी रिसर्च आपके वेदों से आई है, वो सारी रिसर्च आपके उपनिषद से आई है। तो किस बात की बकवास करते हैं ये लोग? एवरीथिंग हैज बीन derived फ्रॉम योर सनातन संस्कृति। उसके बाद आता है ये सॉल्ट बनाने वाले लोग। दोस्तों एलोपैथी का इतिहास मैक्सिमम 800 साल पुराना है। उसके बाद ये जो वैक्सीन बनाने वाले लोग हैं, ये एक खिलवाड़ किया गया है केमिस्ट्री साइंस को लेके, एक खिलवाड़ किया गया है केमिस्ट्री साइंस को लेके, सॉल्ट्स को लेके, आपकी बॉडी पे रिएक्शंस करके। मुझे कोई भी एलोपैथी का शख्स या डॉक्टर या एक्सपर्ट ये बता दो कि आपकी जो एलोपैथी साइंस है वो एक ऑर्गन को ठीक करने के कारण दूसरे ऑर्गन को डैमेज ना करती हो। आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन सी ऐसी जो है केमिकल, ऐसी केमिस्ट्री, कौन सा सॉल्ट आपका है जो एक ऑर्गन को ठीक करता है और दूसरे को डैमेज ना करता हो। एक सॉल्ट बता दीजिए। आपकी डिस्प्रिन डाइजिन लीजिए, आप एस्प्रिन सॉल्ट में बात कीजिए, जो सबसे आपका लाइटेस्ट सॉल्ट बताते हो कि ये खून को पतला करता है। एस्प्रिन के आप NFI खोलो, आपके साइड इफेक्ट्स ऑफ एस्प्रिन खोलो, आपके गूगल पे ही है, मैं नहीं कह रहा। आपके डॉक्टरों के रिसर्च पेपर्स हैं, MS और MD पेपर स्टूडेंट्स के, वो आपके साइड इफेक्ट्स बता रहा है। अब डाइजिन सिर्फ इंडिया में बिकता है, आपके एंटीएसिड्स, एलोपैथी के एंटीएसिड्स इस देश में बेचते हैं। आप मुझे बताओ कौन सा एंटीएसिड है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है? और जब आपके एंटीएसिड्स का साइड इफेक्ट है, आप कार्डियक की मेडिसिन देते हैं, आप एंटीएसिड क्यों देते हैं साथ में? हमारी अर्जुन की छाल देने से तो हमें एंटीएसिड नहीं देना पड़ता। हमारा फ्लैक्सीड खाने वाले आदमी को तो हम एंटीएसिड नहीं देते, हमारे एलोवेरा पीने वाले को तो हम एंटीएसिड नहीं देते, हमारा मैंगोस्टीन जूस जो कि जिसको आप गार्सिनिया कंबोजिया बोलते हैं, हमारा मंगूज है, उससे तो एंटीएसिड नहीं देते हम। नॉन स्ट्रोफोलिया जिसको आप बात करते हैं नॉनी को, हमारे सीताफल या रामफल खाने से एंटीएसिड नहीं चाहिए। वाई यू पीपल आर गिविंग प्रमोटिंग द एंटीएसिड्स? क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है, एलोपैथी के डॉक्टरों को अच्छी तरह मालूम है कि वो जो भी सॉल्ट दे रहे हैं, चाहे वो गायनिक हेल्थ का है, चाहे कार्डियक हेल्थ का है, चाहे आपका ब्रेन हेमरेज का है, किसी भी बीमारी का है, उसके साथ
उसका साइड इफेक्ट है, वो उसको खाली डाइजेस्ट हो जाए, आदमी को पता ना चले, वो ज़्यादा और कंप्लेन ना करे, इससे उठा के एंटी एसिड दिया जाता है। मुझे बताओ, आप डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बात करते हो, आपने ज़िंदगी भर के लिए अफीम जैसे जो है खतरनाक जो हमारी चीज़ें हैं, नशे हैं, उस नशे की तरह आपने इस देश को डायबिटीज़ की कैपिटल बना दिया है। भारतवर्ष को आपने मधुमेह रोग का, प्रेमेह रोग का राजधानी बना दिया है, खिलवाड़ कर दिया इस देश के साथ। आप क्या बात करते हो, डायबिटीज अभी आई है? मेरे वेदों को उठाओ, उसके अंदर मधुमेह रोग, मधु प्रमेह रोग वेदों के अंदर दिया हुआ है। तो आपने कौन सी रिसर्च दी है हमारे देश को? और हमें शर्म आनी चाहिए, अगर आज भी हम नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। इस देश का नागरिक अभी भी नहीं जाग पाया, जब आपकी सरकार भी जगाना चाहती है तो आप कभी नहीं जगा सकते। इस देश का भला नहीं हो सकता। इस देश का भला तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने वापस रूट्स पे नहीं जाएंगे। आप बहस करो ना एलोपैथी के डॉक्टर से, क्या वो डायबिटीज की मेडिसिन रिवर्ट कर सकता है क्या? जब आपकी डायबिटीज मेडिसिन रिवर्ट नहीं करती तो आप पैंक्रियाज को खत्म करके साथ में लोगों को डायलिसिस से लेके आ रहे हो। ये नेक्सस है फार्मा इंडस्ट्री का, ये नेक्सस है फार्मा के लोगों का, कि वो पहले डायबिटीज के सॉल्ट्स देते हैं आपका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए, आपके लीवर में एंटी एंजाइम्स बनते हैं दोस्तों, और वो क्या करते हैं, आपकी पैंक्रियाज को परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं। पैंक्राइटिस होता है, और जब कोई सॉल्ट दिया जाएगा, अगर आपका लीवर एंटी एंजाइम बनाना बंद कर देगा, आपका खून हैबिचुअल हो जाएगा जो है बाहर से इंसुलिन लेने का टैबलेट के रूप में, या और धीरे धीरे इंसुलिन इंजेक्शन लेने का। और जब कोई ऑर्गन लगातार काम नहीं, अगर इस उंगली को परमानेंट बंद कर दिया जाए तो कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद ये उंगली हिलना ही बंद कर देगी, ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगा। और जब ऐसे अंदर के ऑर्गन का हम ख़त्म कर देंगे उसकी वर्किंग कैपेसिटी, तो ऑर्गन काम करना बंद करेगा। सेम वे जो डायबिटीज़ के लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है पैंक्रियाज की परमानेंट परफॉर्मेंस ख़त्म करने का। और जब पैंक्रिया परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई तो ये फिर क्या कहते हैं, नहीं जी अब तो इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ेगा, फिर क्या होगा, फिर लीवर डैमेज होगा। हाँ, अब तो आप क्या एलएफटी कराना, उसमें ना आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर किडनी में क्रेटिनिन बढ़ेगा, फिर प्रोटीन लेवल बढ़ेगा, फिर क्या कहेंगे, आपका सोडियम लेवल डिस्टर्ब हो गया है, फिर क्या करो, अब डायलिसिस करा लो, क्योंकि डायलिसिस की मशीनें भी इस देश को बेचनी है उनको, और फिर लोगों को मरना भी है। और जब डायबिटीज हो गई, जब पैंक्रियाज का पीएच लेवल डिस्टर्ब हुआ, तो दोस्तों क्या आपके किडनीज का पीएच लेवल डिस्टर्ब नहीं हुआ? क्या आपके हार्ट का या आपके ब्लड का पीएच लेवल डिस्टर्ब नहीं होगा? क्या आपके लीवर को डिस्टर्ब नहीं करेगा? क्या आपकी ब्रेन सेल्स डैमेज नहीं होंगी? क्या न्यूरॉन्स का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा? और न्यूरॉन्स का ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो आपको एपिलेप्सी होगी, आपको मेमोरी लैप्सेस होंगे, और किसी देश के ब्रेन को बंद कर दोगे, उस नागरिक का परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा काम करने का, वो देश कैसे तरक्की करेगा? भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, वो आज भी है, वो बने भी का, पर जब तक इस फार्मा नेक्सस को ख़त्म नहीं करोगे तब तक इस देश के साथ यूं ही खिलवाड़ होगा। और फिर क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये सब भाषणबाजी में अच्छा लगता है। आपकी इस गुलामी मानसिकता